नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। महाराष्ट्र के अमरावती में बढ़ा बवाल, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गिरफ्तार। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा मजबूर ना करें। दलितों को लुभाने में लगी बीजेपी, कार्यकर्ताओं को दिया चाय का फॉर्मूला। लखीमपुर मामले में पूर्व जज से निगरानी कराने को तैयार हुई यूपी सरकार। और आर्यन केस में सैम डिसूजा ने किए नए खुलासे, बताया वसूली का खेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। अगर आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो त्रिपुरा में हिंसक वारदातें सामने आई थी, जिसमें कि 6 मस्जिद, कुछ दुकानें और कुछ घर मुसलमान समुदाय के लोगों के नष्ट कर दिए गए थे, जला दिए गए थे। इस हिंसा की जो गूंज है, अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती में भी दिखाई और सुनाई पड़ रही है। शुक्रवार के दिन क्या हुआ? शुक्रवार के दिन जो रजा एकेडमी है, जिसको कि ये बताया जा रहा है कि AIMIM और बाकी जो सेकुलर पार्टीज थी वो इस रैली को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें कि 25,000 लोगों ने अमरावती के DM के ऑफिस के सामने एक मेमोरेंडम दिया कि किस तरीके से सरकार जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है वो अत्याचार करना बंद करे। लेकिन उस रैली के दौरान हिंसक वारदातें उसकी खबर आई और लगभग 8,000 लोग बताया जा रहा था कि वो अमरावती के DM के ऑफिस के सामने वो मेमोरेंडम दे रहे थे। और लेकिन उस समय क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच में झड़प होने लगी। उसके अगले दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बंद ऑर्गेनाइज किया और उस बंद में, और जो शुक्रवार का दिन था जिस दिन की मुसलमान अपनी रैली निकाल रहे थे, रजा एकेडमी वाली लोग रैली निकाल रहे थे, तो अधिकारियों का ये मानना है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। हिंदुओं ने ये आरोप लगाया कि मुसलमान उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनको उनके घर और उनके दुकानों को जलाने की कोशिश की। इस तरीके की वारदात सामने आई और उसका एक रिएक्शन था कि शनिवार के दिन बीजेपी के लोगों ने एक बंद का आयोजन किया और उस बंद में ये बताया जा रहा है कि लगभग 6,000 लोग थे, जिसमें कि बजरंग दल, VHP और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के लोग थे। और उसमें ये कहा जा रहा है कि उस बंद के दौरान मुसलमानों की दुकानों को फिर जलाया गया, ऐसी खबरें आ रही थी। उसके बाद अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। अब इस हिंसक वारदात में ये खबर आ रही है कि जो बीजेपी के पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अनिल बोंडे, उनको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमरावती में दंगे भड़काने की कोशिश की थी और पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है एक बीजेपी के नेता के खिलाफ, जिसका नाम है प्रवीण पोते। ये बताया जा रहा है कि प्रवीण पोते और अनिल बोंडे मिलकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सुनाई पड़ रहा है कि अमरावती, नांदेड़, नासिक, इन सभी जगहों पर इस तरीके की हिंसक झड़पों की खबर आ रही है। लेकिन अमरावती इस समय एक केंद्र बिंदु बन गया है। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा में जो हिंसक वारदात हुई थी उसको लेकर रजा एकेडमी के लोग रैली निकाल रहे थे। उसकी रिएक्शन में बीजेपी के लोगों ने एक बंद का आयोजन किया, लेकिन दोनों तरफ से हिंसक वारदातें हुई। और इस हिंसक झड़प में क्या हुआ, लोगों की दुकानें जलाई गईं, एक दूसरे पर हिंसक वारदातें की गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और प्रशासन को इस बात का पता भी नहीं चला? और मजे की बात यह है कि इसमें एक क्रम नजर आ रहा है, जैसे त्रिपुरा में नजर आया था उसी तरीके से इसमें भी होता है कि रजा एकेडमी एक बंद को बुलाती है, कुछ अफवाह फैलाई जाती है, अफवाह के आधार पर एक बंद बुलाया जाता है और वो बंद एक हिंसक घटना में बदल जाता है। तो ये जो क्रम है, इसी तरीके का क्रम हमने त्रिपुरा में देखा और इसी तरीके का क्रम दंगे भड़काने के लिए अब अमरावती में भी किया जा रहा है। अब इसमें कौन जिम्मेदार है? पुलिस, प्रशासन, दंगाई, सब जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात साफ है कि बिना पुलिस, बिना प्रशासन के जाने बूझे ये काम नहीं हो सकता था। अब आज महाराष्ट्र पुलिस ने
जो मंत्री हैं अनिल बोंडे उनको गिरफ्तार किया है। अनिल बोंडे का ये कहना है कि उनको जबरन गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ जबरन किया गया। तो ये सारी बातें सामने नजर आ रही हैं, लेकिन किस तरीके से दंगा भड़क रहा है, त्रिपुरा के जो दंगे की, त्रिपुरा की जो हिंसक वारदात थी उसकी गूंज अब महाराष्ट्र में किस तरह से सुनाई पड़ रही है और क्या गारंटी है कि इसी तरीके की हिंसक वारदातें अब और राज्यों में नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ खास समुदाय को निशाने पे बनाकर और किस तरीके से उनकी मस्जिदों को, उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया था त्रिपुरा में, तो जाहिर सी बात है कि जो अब अल्पसंख्यक समुदाय है और जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो काफी इससे परेशान हैं और एक रिएक्शन इस समय हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आज त्रिपुरा में हुआ था, अब फिर अमरावती में हुआ है, कल किसी और राज्य में होगा। और क्योंकि अब चुनाव करीब है, 5 मुख्य राज्यों में चुनाव है, तो इस तरीके की हिंसक वारदातों से हम कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो ये कि जो अफवाह के आधार पर जो फेक वीडियोस और सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल होती हैं उसके आधार पर लोग संगठित होते हैं। संगठित होने के बाद एक रिएक्शन होता है जो हिंसक वारदात में बदल जाता है। आखिर पुलिस और प्रशासन आंख और कान में तेल डालकर क्यों बैठ गए, आंखों पर पट्टी डालकर क्यों बैठ गए हैं? और जाहिर सी बात है कि बिना प्रशासन के जानकारी के और बिना पुलिस के निगरानी के ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन हम कैसे बचेंगे, क्योंकि अभी आने वाले राज्यों में चुनाव है और इस तरीके की हिंसक वारदातें ना हो इसको लेकर काफी लोग डरे और सहमे हैं। लेकिन फिलहाल अनिल बोंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्रवीण पोटे को लुकआउट नोटिस दिया है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग इस दंगे को भड़काने में सफल रहे हैं। और उधर रजा एकेडमी के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। तो आखिर ये हिंदू मुसलमान के बीच जो ये दंगे, जो हिंसक वारदातें, ये क्यों बढ़ रही हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है? राजनीतिक दलों को इससे क्या लाभ हो रहा है? और एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की पूरी जमीन इस समय तैयार की जा रही है चुनाव के पहले, और इसकी गूंज पहले त्रिपुरा में सुनाई पड़ी, अब महाराष्ट्र में सुनाई पड़ रही है और अब हो सकता है कि किसी और राज्य में हो। लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की जमीन, इसी तरीके की हिंसक वारदातें तैयार करती हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर से जुड़े हुए प्रदूषण को लेकर, जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीआर की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें हों, उनको ये कहा है कि अगले 24 घंटे में आप जितने भी हवा के प्रदूषण के कारण हैं उनको आप एड्रेस करिए, उनका निवारण निकालने की कोशिश करिए और एक एक्शन प्लान जमा करिए बाय वेडनेसडे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार सुबह तक अब आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ये सारी राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसकी मामले की सुनवाई बुधवार को ही होगी। अब जितने भी प्रदूषण के कारण हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रैफिक है, इन सारी चीजों को कैसे कर्ब किया जाएगा, उस पर एक्शन प्लान ये राज्य सरकारें कैसे बनाएंगी, ये पूरा प्लान सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को देना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें इन राज्य सरकारों से कही और उसमें यह कहा गया कि जो पराली जलाने का मामला है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है हवा में प्रदूषण को फैलाने के लिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप मंगलवार तक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सारी सरकारों के साथ मिल बैठकर एक एक्शन प्लान को बनाइए और जितने भी एम्प्लॉयज हैं इन राज्य के, उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दीजिए, यानी कि घर से काम करने का ऑप्शन उन्हें दिया जाए। और साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार को एक कड़ी फटकार इस बेंच ने लगाई और ये कहा कि आप बार बार ये कह देते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि आप इस तरीके का फालतू और निराधार बहाना हमें नहीं दे सकते और अगर आप इसी तरह से बहाने देते रहेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपके सरकार की ऑडिटिंग की जाए और ये पता चलाया जाए कि जो आप पब्लिसिटी में और अपने पॉपुलैरिटी स्लोगन्स में कितने पैसे खर्च करते हैं, हम उसकी ऑडिटिंग करेंगे और फिर पता चलेगा कि आप प्रदूषण के कामों का जो पैसा है वो किस तरह से आप अपनी पॉपुलैरिटी प्रोपेगेंडा में लगा रहे हैं। तो एक बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि इन सारी सरकारों के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर बाकी जो एनसीआर की सरकारें हैं, वो आज भी यही मानती हैं कि जो किसान है, जो पराली किसान जला रहा है, वही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, बाकी चीजों से वो पल्ला झाड़ लेते हैं।
दूसरी ये चीज कि प्रदूषण किसी भी पार्टी की प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी ये प्राथमिकता है, ना कि प्रदूषण से टैकल करना। शायद उनको ये लगता है कि हर साल जब इस समय मौसम खराब होता है तो इसी तरीके से कौट फटकार लगाएगा, वो कुछ थोड़े बहुत मेजर्स उठा लेंगे और उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जब मौसम ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके का जो लचर रवैया है सरकारों का, वो बार बार इस बात को दर्शाता है कि अदालत की फटकार भी अब उन पर कोई असर नहीं डाल रही है। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रदूषण प्राथमिकता नहीं है। और ये कब तक इस तरीके का लचर रवैया चलेगा, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चुनावी खबरों की। रोज कुछ ना कुछ रोचक बयान किसी न किसी का आता है और आज इसी क्रम में जो यूपी के भाजपा अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका भी एक बहुत ही रोचक कह लीजिए या एक हंसाने वाला एक वक्तव्य सामने आया है। और वो अपनी जो ओबीसी के जो लीडर्स हैं और जो उच्च जाति के जो लीडर्स हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब आप जो ऊंची और ओबीसी जातियों के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दलितों के यहाँ आप जाकर चाय पिए और उनके यहाँ लंच करें और जाति के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर उनसे वोट करने को कहिए। और स्वतंत्र देव सिंह ने इसके पहले ओबीसी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को भी एक बार संबोधित किया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही बात बार बार कही कि कैसे आप दलितों को रीच आउट करिए। उसमें ये कहा गया कि 10 से 100 परिवारों के साथ आप चाय पीजिए, जाति, क्षेत्र और पैसे के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिए। यानी कि बीजेपी को ये लगने लगा है कहीं ना कहीं कि अब जाति, पैसे और क्षेत्र के नाम पर लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने एक नया जुमला फेंका है और वो ये है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब दलितों को अपनी तरफ खींचो। कैसे? चाय पियो। इसके पहले भी एक बार वो ओबीसीज को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किस तरीके की सीख दी थी, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि जो स्वतंत्र देव सिंह का माइंडसेट है और बीजेपी का जो पूरा माइंडसेट है दलितों के बारे में, वो आपको कैसे पता चलेगा। उन्होंने ये कहा था कि आप अगर किसी दलित के घर जाते हैं और अगर आपको वो दलित परिवार आपको चाय पिलाता है तो इसका मतलब आपका कद ठीक ठाक है। अगर चाय के साथ वो काजू खिलाता है तो आपका यानी कि कद बढ़ गया है। और अगर चाय के साथ वो आपको खाना खिलाता है, लंच कराता है, तो इसका मतलब वो परिवार बीजेपी के साथ है। ये सोच है बीजेपी के नेताओं की। उन्होंने कहा है कि अगर आप बार बार किसी दलित के घर जाते हैं और फिर भी अगर वो आपको चाय नहीं पिलाता तो आपकी लड़ाई वहां पर खत्म नहीं हो जाती बल्कि आपको उस घर में जाते रहना पड़ेगा। उससे आपका कद तो बढ़ेगा ही, साथ में पार्टी का भी कद बढ़ेगा। यानी कि दलितों को जीतने के लिए, दलितों को लुभाने के लिए अब चाय का फॉर्मूला अपना रही है बीजेपी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वही बीजेपी जो कि अभी तक विकास यात्रा की बात करती थी और कहती थी कि देखिए हमने गरीबों के लिए इतना काम किया है, तो क्या उस विकास के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी को क्या हो गया है? क्या उसका मनोबल कमजोर हो गया है? क्या उसे ये लगता है कि विकास के नाम पर अब दलित उसे वोट नहीं डालेंगे? और दलितों के बीच में एक नया झुंझुना लटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और वो है राष्ट्रवाद। क्योंकि अभी तक दलितों को लुभाने के लिए तमाम तरीके की स्कीम्स बीजेपी लॉन्च कर रही थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि चाय का फॉर्मूला एक नया झुंझुना है दलितों के लिए। लेकिन जो दलित आज जूझ रहा है, क्या वो राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को वोट डालेगा? और स्वतंत्र देव सिंह जिस तरीके से बीजेपी जो दलितों के परिवार हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल होगी ये आप सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी अब ओपनली इस बात को कह रही है कि जाति, क्षेत्र और पैसे के नाम पर वोट नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डालो, ये इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा बनेगा। यानी कि ध्रुवीकरण तो करेंगे, साथ में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा और तीसरा हो सकता है कि विकास के नाम पर वो ये गिनाएंगे कि किस तरीके का विकास का कार्य बीजेपी ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल कहीं ना कहीं घट गया है। उसको ये लग रहा है कि जब तक राष्ट्रवाद का भोपू नहीं बजाया जाएगा तो शायद दलित उनको वोट नहीं डालेंगे। तो चाय पिलाना इस समय और चाय पीना और दलितों के घर में लंच करना, ये वही बीजेपी के लोग हैं जब कांग्रेस के नेता जब दलितों के घरों में जाकर रहते थे तो उसकी आलोचना करते थे। तो आज क्या हो गया बीजेपी को कि वही राजनीति बीजेपी भी कर रही है जो इसके पहले कांग्रेस की सरकार करती थी। कांग्रेस के नेता भी आपको देखा था दलित बस्तियों में जाते थे, सोते थे, उनके यहाँ रहते थे। तो बीजेपी को आज क्या हो गया है? क्या उस
क्या आज वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है कि जो उसने काम किए हैं, काम के नाम पर लोग वोट नहीं डालेंगे? तो राष्ट्रवाद का एक झूठा नारा, एक झूठा प्रलोभन राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी जो दलित परिवार हैं उनको देना चाह रही है। तो आखिर क्या हो गया है बीजेपी को? इस पर फीडबैक दीजिएगा। आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी मामले की, जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई थी, जिसमें कि यूपी सरकार अब इस चीज के लिए मान गई है कि पूर्व जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। आपको ध्यान होगा कि पिछले बार जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी तो सीजीआई ने क्या कहा था कि उनका कहीं ना कहीं विश्वास जो यूपी की एसआईटी है उस पर नहीं है, इसलिए वो किसी और रिटायर्ड पूर्व जज से, किसी और राज्य के जज से वो इस पूरे मामले की जांच उसी की निगरानी में करवाना चाहते हैं। अब इसके लिए यूपी सरकार मान गई है। हरीश साल्वे जो कि यूपी सरकार का पक्ष रख रहे थे वो कह रहे थे हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में अब बुधवार को जो जस्टिस रमन्ना की बेंच है वो ये बताएगी कि कौन है वो जज, उसका नाम बताया जाएगा। और सरकार तो सहमत हो गई है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को क्या कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो आपका एसआईटी पैनल है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी कि उसमें जो ऑफिसर्स हैं उसकी एक नई सूची दी जाए। कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है जो ऑफिसर्स उसमें लगे हुए हैं, यानी कि यूपी सरकार को अब एक नई सूची अफसर की बनानी पड़ेगी, नए आईपीएस ऑफिसर्स उसमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक देखा गया था कि उसमें सारे लखीमपुर खीरी के ही ऑफिसर्स थे। तो जो ये टास्क फोर्स है उसको अपग्रेड किया जाए, उच्च ग्रेड के अधिकारियों को लाया जाए, यानी कि अब यूपी सरकार की मुश्किलें लखीमपुर खीरी मामले में बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब एक रिटायर्ड जज वो भी दूसरे राज्य का होगा, उसके बाद जो अधिकारी हैं उनको भी बदल दिया जाएगा, तो एक ऐसी निष्पक्ष जांच कमेटी का जब गठन होगा तो हो सकता है कि यूपी में सरकार के लिए दिक्कतें हो जाए। और खासकर जो आशीष मिश्रा हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, उनके लिए दिक्कतें हों, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि उन्हीं के चुनिंदा ऑफिसर्स, उन्हीं के ही लखीमपुर खीरी के ही ऑफिसर्स अगर जांच करेंगे तो किसी न किसी तरीके से आशीष मिश्रा को बचाया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जज का चयन किया है, यूपी सरकार से कहा है कि जो आपकी जो टास्क फोर्स है उसके तमाम सारे अफसर हैं उनको बदलकर एक नई सूची दीजिए, तो इसका साफ संकेत है कि यूपी सरकार ने जो अभी तक कदम उठाए थे वो बिल्कुल नाकाफी थे, वो बेकार कदम उठाए थे और वो कोर्ट को एक आई वॉश दे रहे थे, एक झूठा आईना दिखाने की यूपी सरकार कोशिश कर रही थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, एक सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि नए जज के निगरानी में अब पूरी जांच होगी और जो पूरी जो जांच ऑफिसर्स की जो सूची है वो भी एक तरीके से पूरी बदली जा रही है। यानी कि योगी सरकार ने जिस तरीके से जांच को इनिशिएट किया था उसका एक भी कदम अब नहीं माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो क्रियाशैली है और जो नई जो जांच कमेटी का गठन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो करेगा। यानी कि एक राज्य सरकार जो कि अपने तरीके से चाह रही थी कि जांच को आगे बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह आईना दिखाया है कि देखिए आप जो कदम उठा रहे थे उसमें आप आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों तक पहुंच सकेगी। लेकिन ये जो पूरा जो फैसला है ये बुधवार को बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सा जज इसमें होगा। लेकिन ये अपने आप में एक आंख खोलने वाला ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरीके से राज्य सरकारें अपने लचर रवैये से किसी भी जांच को डिरेल कर देती हैं या उसको डीले कर देती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब तक इंटरवीन नहीं करता है या सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही चीजें बदलती हैं। यानी कि अभी भी अदालत के दरवाजे पर ही शायद लोगों को न्याय दिखता है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आर्यन ड्रग मामले की। आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनको बेल तो मिल गई है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है उसमें कुछ ना कुछ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन आर्यन खान गिरफ्तार हुए थे उसके बाद दो तीन जो स्तंभ उस पूरे केस में नजर आए थे वो थे केपी गोसावी, प्रभाकर सैल, उसके बाद एक सैम डिसूजा व्यक्ति का नाम सामने आया था जो कि एक लाइजनिंग करता हुआ एक आदमी था। और उसके बाद केपी गोसावी की जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें कि वो आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो जिस सैम डिसूजा यानी कि जो लाइजनिंग करता था उस व्यक्ति ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में सैम डिसूजा ने ये कहा है कि वो दिल्ली में हैं
और जल्द ही जो एसआईटी बनाई गई है जिससे कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है उसके सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही है उससे ये साफ झलकता है कि आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो एक ही मंशे से गिरफ्तार किया गया था कि किस तरीके से पैसे की वसूली की जाए। क्यों? क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। अब डिसूजा ने ये कहा था कि उनको 25 करोड़ रुपए की डील के बारे में नहीं पता था। उन्होंने केवल एक मीटिंग सेटअप कराई थी केपी गोसावी की और शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी उनके बीच में। ये कहा है एनडीटीवी से सैम डिसूजा ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोसावी ने फिर सैम डिसूजा को कांटेक्ट किया 1 अक्टूबर को, ठीक एक दिन पहले जब रेड पड़ी थी, और उसमें उस दौरान उनकी एक सुनील पाटिल नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात भी हुई थी जो कि पावर ब्रोकर है। अब उन्होंने सैम डिसूजा ने ये कहा है कि मैं गोसावी को मिला और मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आर्यन खान अरेस्ट हो गया है और वो पूजा से मिलना चाहते हैं, यानी कि पूजा ददलानी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सैम डिसूजा ने कि मेरे पास पूजा ददलानी का नंबर नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और साथ में गोसावी ने सैम डिसूजा को यह भी बताया कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले हैं लेकिन हम आर्यन खान की मदद कर सकते हैं, यानी कि एक इशारों में उन्होंने पैसे की बात कही कि अगर पैसे का लेन देन होगा तो आर्यन खान को छोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हमने पूजा ददलानी के नंबर को प्रोवाइड करवाया और उन दोनों ने इस पर बात किया। और उन्होंने कहा कि मैं उस फेस टू फेस मीटिंग में था जिसमें कि गोसावी और पूजा की मुलाकात हुई। गोसावी ने कहा कि वो केवल गोसावी ने उस मीटिंग में पूजा को ये बताया कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और गोसावी ने ऐसी बहुत सारी बातें पूजा ददलानी से कही जो कि सही नहीं थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रभाकर सैल जो कि एनसीबी का विटनेस है उसका नंबर उन्होंने किस नाम से सेव किया था, समीर वानखेड़ 2 यानी कि SW2 के नाम से। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी का एक स्टिकर लगाकर भी केपी गोसावी अपनी गाड़ी में घूमते थे। फिर उन्होंने कहा कि जब वो सुनील पाटिल से मिले जो कि पावर ब्रोकर है तब उन्हें पता चला कि गोसावी ने 50 लाख रुपए पूजा ददलानी से लिए हैं। और उसके बाद ये सेल्फी वायरल हुई आर्यन खान की और गोसावी और कुल मिलाकर सैम डिसूजा ने ये कहने की कोशिश की है कि गोसावी, सुनील पाटिल ये सारे फ्रॉड हैं और उनकी जान को अब खतरा है। उन्होंने एक नया खुलासा किया है कि आर्यन खान को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया था सिर्फ इसी मंशे से कि उनसे पैसे की वसूली की जाए। अब क्योंकि अब वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं और समीर वानखेड़ को उस जांच से हटा दिया गया है, लेकिन 2 एसआईटीज अब इस मामले में बनी हुई हैं। एक केंद्र की एसआईटी है और एक राज्य सरकार की एसआईटी है। तो अब देखना यह होगा कि सैम डिसूजा की जान को खतरा ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। वो स्टेटमेंट अपना क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद और क्या नए खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने एनडीटीवी को ये इंटरव्यू दिया है उससे ये साफ है कि ये जो आर्यन खान की गिरफ्तारी का मामला सामने आया था ये पूरा ही पूरा वसूली का खेल था। और इस वसूली के खेल में कौन कौन शामिल था? एनसीबी के कथित रूप से अभी तक, क्योंकि ये जांच चल रही है इसलिए मैं कथित शब्द यहां पर इस्तेमाल करूंगी कि कथित रूप से उसमें समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, सुनील पाटिल ये तमाम जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे। लेकिन सैम डिसूजा की प्रॉब्लम क्या थी, वो कैसे फंस गए और अब वो ये खुलासे क्यों कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में रहस्य क्या है। क्योंकि सैम डिसूजा को क्या कोई पैसे देने की बात कही गई थी और उनको पैसे नहीं मिले, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये सारी चीजें अब एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सैम डिसूजा के स्टेटमेंट से ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं ये पूरा वसूली का खेल चल रहा था कि क्योंकि शाहरुख खान एक बड़े सुपरस्टार है, उनके बेटे को अगर गिरफ्तार किया गया है तो अपने बेटे को बचाने के लिए शाहरुख खान कोई भी मोटी रकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसी बात को शुरू से नवाब मलिक कहते आए हैं। तो अब आगे इस पूरे खेल में क्या होता है, लेकिन वसूली का एक गेम जो चल रहा था वो आज सैम डिसूजा ने इसको साफ किया है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।